तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टेंस के अगले लेवल को लेकर अपनी जो कहानी है उसी को प्रोसीड करते हैं। मेरे भाई सुनना ध्यान सब। इसमें क्या है आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेज में जो आपके सामने वो है पास्ट इंडेफिनिट। इनको कवर करेंगे अपन अच्छे तरीके से, सुनना ध्यान से। प्रेजेंट परफेक्ट जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज में किसको बताता है? रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को। और रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन क्या होता है मेरे भाई? जो काम आपका अभी भी हुआ होगा ना, तो उसको क्या कहेंगे? रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन कहेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें कुछ कीवर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे सो फार, अप टिल नाउ, बाय दिस टाइम। ठीक है, बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने, बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, इसी तरीके से आपके सामने यट, एज यट, ऑलरेडी और जस्ट। अब इसमें इतना ध्यान रखना आप लोगों ने कि इसमें जो आपके सामने जो जो ग्रीन कलर से मैंने आपके सामने बुक्स में रखी, इनका यूज जो है वो हम हमेशा करेंगे। वो कहाँ पर यूज करेंगे मेरे भाई? सेंटेंस के लास्ट में। ठीक है, कहाँ पर यूज करेंगे? सेंटेंस के लास्ट में। लेकिन कंडीशन ये भी है कि सेंटेंस कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। यट और एज यट का यूज जो है हम करेंगे, वो यूज करेंगे मेरे भाई हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के लास्ट में। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस के लास्ट में। और ऑलरेडी जस्ट का यूज करेंगे ना, वो यूज करेंगे हमेशा किसी भी सेंटेंस में वर्ब के पहले। ठीक है, बुक्स बना दिया, इसका मतलब इसमें ऑलरेडी भी आ सकता है और इसमें आपका जस्ट भी आ सकता है। और इनका यूज करेंगे किसके पहले? हमेशा वर्ब के पहले करेंगे। इसी तरीके से ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का। इतना ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट में आप यूज करते हो ना, वो यूज करते हो एज है वो, प्लस में हम यूज करेंगे किसका? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे आगे आपके सामने लिख रखा है, मोहन केम होम जस्ट। देखो पहली बात तो इस जस्ट के अरेंजमेंट जो है ना, वो कहाँ पर होनी चाहिए? वर्ब के पहले। तो करेक्ट सेंटेंस जो फ्रेम होगा वो क्या होगा? मोहन, और उसके बाद में क्या लिखेंगे आप? जस्ट केम, और उसके बाद में क्या लिख दोगे आप? होम। मैं पूछूं क्या ये ठीक हो गया? तो आपने कहा सर अब भी गलत है। तो इसको ठीक करोगे तो इसको यहाँ से हटाकर यहाँ पर क्या लिखोगे? हैज। और यहाँ पर क्या लिख दोगे? कब। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? मोहन हैज जस्ट कम होम। ये क्या ना बिल्कुल ठीक रहेगा। आई समझ में बात? ये देखो सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसे फ्रेम हो रही है। आगे समीर डिड नॉट एक्सेप्टेड द प्रपोजल येट, एक कीवर्ड लिखा मिला येट। येट में कौन सा टेंस यूज करते हो? प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट को ठीक करोगे ना, क्या हो जाएगा? समीर, इसके बाद में लिखोगे हैज नॉट एक्सेप्टेड, लिख दोगे यहाँ पर। और इसके बाद में लिखोगे मेरे भाई द प्रोपोजल येट। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे, वो लिखेंगे द प्रोपोजल, और उसके बाद में क्या लिख दोगे? येट। किरण हैज क्वालिफाइड द एग्जाम इन 2010। ये तो आपके सामने ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट की होगी। लेकिन अब यहाँ पर आओगे ना, ये दूसरा जो एरिया है ये आपका पास्ट इंडिफिनिट को लेकर है। और पास्ट इंडिफिनिट की मैं बात करूं आपके सामने, तो ये जितने भी कीवर्ड दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे के सारे डेट, यानी कोई भी डेट हो सकती है। ठीक है, कोई भी डे हो सकता है, कोई भी मंथ, ईयर। जैसे यस्टरडे, अगो, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, ऐसे कुछ भी लिखा मिले तो वो कौन से टेंस को बताएगा मेरे भाई? पास्ट इंडिफिनिट को बताएगा। ठीक है, कौन से टेंस को बताएगा? पास्ट इंडिफिनिट को बताएगा। जैसे आप इसको ठीक करोगे ना, तो सेंटेंस में आप देखेंगे मेरे भाई, इसमें किरण हैज क्वालिफाइड द एग्जाम इन 2010। इसमें आपने देखा 2010 है, तो यहाँ पर एज की कोई जरूरत नहीं है। ओनली सिर्फ और सिर्फ क्या कहना ठीक रहेगा आपका? क्वालिफाइड कहना बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे है सी हैज सेलिब्रेटेड हर बर्थडे यस्टरडे। यस्टरडे की वजह से कौन सा टेंस? पास्ट इंडिफिनिट। तो यहाँ पर हैज की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। आई हैव कॉल्ड हिम 3 days अगो, अगो की वजह से पास्ट इंडिफिनिट हैव का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, गांधी हैज लॉन्च द सत्याग्रह। गांधी जी ने सत्याग्रह को कब लॉन्च किया था? हाँ भाई, कब लॉन्च किया था? कहोगे सर गांधी जी ने सत्याग्रह को लॉन्च किया था 1917 में किया था क्या? आप बता दो कमेंट में। हाँ भाई सुनो, यदि आपके सामने कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट हो, मैंने क्या कहा आपके सामने? हिस्टोरिकल इवेंट होगा ना, हिस्टोरिकल इवेंट होगा, तो उसमें हम यूज करेंगे, वो यूज करेंगे मेरे भाई पास्ट इंडिफिनिट। कौन सा टेंस यूज करेंगे रे मेरे भाई? पास्ट इंडिफिनिट का यूज करेंगे। ठीक है, तो एज लॉन्च्ड की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा? लॉन्च्ड हो जाएगा। इंडिया हैज बिकम इंडिपेंडेंट। भारत कब आजाद हुआ था? 1947। एक हिस्टोरिकल इवेंट है, तो एज बिकम नहीं, ओनली इसकी जगह क्या लिख दोगे? बिकेम कहना बिल्कुल ठीक रहेगा। इसी तरीके से आपके एग्जामिनेशन में है ना, क्वेश्चन जो है आपके वो रीराइटिंग में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपके सामने मेरे भाई प्रेजेंट परफेक्ट हो गया आपका।
हाँ, इसमें सिंस वाले इस मेथड को देख लेते हैं, ठीक है। अब एक तरीका जो है, एक रूल जो है, एक नियम जो है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो समझना। यदि आपके सामने इंग्लिश में कहीं पर भी आपके सामने लिखा मिले सिंस, क्या लिखा मिले सिंस, तो सिंस के पहले हम यूज करेंगे ना, वो यूज करेंगे मेरे भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस यूज करेंगे आप लोग? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और सिंस के बाद में हम यूज करेंगे, वो यूज करेंगे पास्ट इंडिफिनिट। कौन सा यूज करोगे आप? पास्ट इंडिफिनिट का यूज करेंगे। यही बात आपके सामने लिख रखी है, देखोगे तो, ठीक है। जैसे हरी हैज बीन वेटिंग हियर सिंस ही हैज कम। अब आप यहाँ पर देखोगे ना, एक वर्ड लिख रखा है सिंस, इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैज केम नहीं, इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ केम लिखोगे, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखोगे। समझ में आई बात? आगे है, उदित हैज बीन राइटिंग ब्यूटीफुल पॉइंट सिंस ही हैज लेफ्ट हिज कॉलेज। क्या लिखा आपके सामने? सिंस। सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। हैज लेफ्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दोगे इसकी जगह मेरे भाई? लेफ्ट कहना ठीक रहेगा। आगे जो है आपके लेके चलो 3 4 5 6, इनको और देख लेते हैं ये कैसे बनेगी बात। देखो 3 नंबर सेंटेंस क्या कहते हैं? राखी इज प्रिपेयरिंग द डिशेज सिंस द गेस्ट हैड अराइव्ड। क्या लिख रखा आपके सामने? सिंस। इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसके जगह क्या लिखोगे? हैज बीन प्रिपेयरिंग। यहाँ पर हैड को हटाकर ओनली क्या लिख दोगे? अराइव्ड लिख दोगे। समझ में ही बात? आगे आपके सामने नोबडी हैज सीन हिम सिंस ही हैड माइग्रेटेड। मेरे भाई वो याद करो 6 कैटेगरी की वर्ब, देखो यहाँ पर लिखवा भी रखे होंगे जो आप लोगों ने पीछे पढ़ी थी। कौन सी 6 कैटेगरी की वर्ब? सेंस, फीलिंग, अगली कौन सी थी? मेंटल प्रोसेस, अपीयरेंस, पोजीशन, और इससे लास्ट वाली कौन सी थी? मिसलेनियस, जो आपने कहा था, ठीक है। इन वर्ब का यूज हम इंडेफिनिट में करते हैं, इनका यूज हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते हैं। किस में नहीं करते हैं? कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते हैं। जैसे आपके सामने सेंटेंस नंबर 4, इनको देख लेते हैं, ठीक है। आइएगा, इनको जब आप ठीक करोगे ना मेरे भाई, तो आपने देखा एज सीन कहना बिल्कुल ठीक है, और यदि आपने इसकी जगह एज बीन सिंग बोल दिया ना, तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे सिंस लिखा मिला तो एड माइग्रेटेड नहीं, ओनली क्या लिख दोगे? माइग्रेटेड लिख दोगे। आगे है अंजलि हैज बीन रिस्पेक्टिंग देम सिंस ही वाज ज्वाइनिंग देयर क्लब। सिंस लिख रखा है, लिख रखा है सर। हैज बीन रिस्पेक्टिंग गलत हो जाएगा, इसकी जगह क्या लिखेंगे? हैज रिस्पेक्टेड। क्या लिख देंगे? हैज रिस्पेक्टेड लिख देंगे। वाज ज्वाइनिंग नहीं, इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दोगे? आप ज्वाइंड लिख दोगे। ये इस तरीके से एग्जामिनेशन में रीराइट के लिए क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। किरण विल हैव रीड द न्यू नॉवल सिंस लास्ट वीक। पहली बात तो विल हैव लिख रखा है, तो फ्यूचर में सिंस का यूज नहीं होता है, फ्यूचर में किसका यूज होता है? फ्रॉम का। आई समझ में बात? चलिएगा आगे लेके चलते हो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पास्ट इंडिफिनिट वर्सेस पास्ट परफेक्ट, ये एरिया जो है ना, वो और भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ये एरिया जो है आपका और भी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे अभी, ठीक है। अब पहले तो मेरे को ये बताओ एंटीसीडेंट क्या होता है? मेरे को ये बता दो एंटीसीडेंट क्या होता है। एक मेरे को ये बता दो प्रीसीडेंट क्या होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है, एंटीसीडेंट और प्रीसीडेंट में? एंटीसीडेंट और प्रीसीडेंट में क्या डिफरेंस तो देख लिया होगा आप लोगों ने। सुनो मेरी बात, क्या डिफरेंस देखो। एंटीसीडेंट का मतलब होता है कोई काम पहले हुआ ना, उसको कहेंगे एंटीसीडेंट, ठीक है। पहले हुआ उसको क्या कहोगे? एंटीसीडेंट। कोई काम बाद में हुआ उसको क्या कहोगे? प्रीसीडेंट कहोगे। दो वर्ड होते हैं, एक तो बिफोर और एक होता है आफ्टर। बिफोर के पहले आप इनको मैं सिंप्लीफाइड कर देता हूँ, ठीक है। एक तो शब्द लिखा आपके सामने बिफोर, और एक शब्द लिखा आपके सामने आफ्टर। बिफोर के पहले इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। बिफोर के पहले एंटीसीडेंट, बाद में प्रीसीडेंट। एंटीसीडेंट में यूज करेंगे ना, वो यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और प्रीसीडेंट में यूज करेंगे ना, वो यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। कौन सा यूज करेंगे मेरे भाई? पास्ट इंडेफिनिट। आफ्टर की मैं बात करूं तो इसके पहले हम यूज करेंगे किसका? प्रीसीडेंट का, और बाद में यूज करेंगे किसका? एंटीसीडेंट का। प्रीसीडेंट में कौन सा टेंस यूज करोगे? पास्ट इंडेफिनिट का यूज करोगे, और इसमें कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? पास्ट परफेक्ट का यूज हो जाएगा। समझ में ये बात?
यही बात जो है आपके सामने बिफोर के पहले एंटीसीडेंट यानी पास्ट परफेक्ट, बिफोर के बाद में प्रीसीडेंट यानी पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। ये रीऑर्गेनाइजेशन का तरीका आपको बता रखा है। चलिए आगे लेके चलता हूँ। जैसे सेंटेंस नंबर 1 है, आपने यहाँ पर देखा, वो देखा ही टेक सम मेडिसिन बिफोर ही स्लीप, बिफोर लिख रखा है। ठीक है, तो बिफोर के पहले एंटीसीडेंट है, पहले मेडिसिन लोगे, सो पहले आप मेडिसिन लोगे, और मेडिसिन लोगे तो क्या लिखोगे इसकी जगह ही हैड टेकन, और इसके बाद में क्या लिखोगे सम मेडिसिन। जैसे ये आपने लिखा था, इसके बाद में एक शब्द लिखोगे जिसको कहेंगे बिफोर, और बिफोर के बाद में क्या लिखोगे मेरे भाई पास्ट इंडिफिनिट। तो आप इसमें लिखोगे ही वेंट टू स्लीप, वेंट टू स्लीप यहाँ पर है ना, यहाँ पर मेरे भाई गो या गोज कुछ तो लिखना चाहिए था इसने, है ना, सीधा ही स्लीप करना तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। आगे आपके सामने सी वेंट टू हर कॉलेज बिफोर सी लॉक द डोर्स, ये लॉक आपका। ठीक है, आप पहले कॉलेज जाओगे, पहले अपनी खिड़की दरवाजे जो है उनको बंद करोगे। देखो कानून कायदा तो आपका ये कहता है, आपका कायदा तो ये कहता है कि पहले डोर को लॉक करो, यही कहता होगा, पहले डोर को क्या किया जाए, लॉक किया जाए। डोर को लॉक किया जाए, और डोर को लॉक करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा एंटीसीडेंट, और ये क्या हो जाएगा प्रीसीडेंट। पहले आप बिफोर से कर रहे हो तो एंटीसीडेंट आएगा, तो इसकी जगह क्या लिखोगे सी हैड लॉक्ड द डोर, और उसके बाद में क्या लिखोगे मेरे भाई बिफोर बिफोर शी वेंट टू हर कॉलेज, वेंट टू हर कॉलेज, ये हो जाएगा आंसर। आगे है ई से हेलो देन मनोज पिकअप, इनको आप कर लेना। ठीक है, जैसे राखी थैंक द गेस्ट बिफोर सी रिसीव्ड द ट्रॉफी, मोनिका रेज्ड ए क्वेश्चन आफ्टर ही। चलो ये क्वेश्चन और करवा देता हूँ। ठीक है, रोहन एड स्टॉप्ड हिज कार बिफोर ही saw me। अच्छा एक बात बताओ, रोहन नाम का आदमी पहले गाड़ी रोकेगा, पहले मेरे को देखेगा, आपने कहा सर पहले वो देखेगा, देखेगा तो एंटीसीडेंट ये क्या हो जाएगा प्रेसिडेंट, बिफोर से कर रखा आपने, तो आप या तो इसकी जगह आफ्टर करो, बिफोर को हटाकर क्या कर दो इसकी जगह आफ्टर, तो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि पहले आपका प्रेसिडेंट है उसके बाद एंटीसीडेंट। लेकिन इसमें इस एड को यहाँ से हटाना पड़ेगा, सा की जगह यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हैड सीन, ये कहना बिल्कुल ठीक है। आई समझ बात, बिफोर आई फेस द प्रॉब्लम आई बिकेम नर्वस, बिफोर के बाद में क्या आता है प्रेसिडेंट, तो पहले क्या करोगे आप प्रॉब्लम को फेस करोगे, और उसके बाद में नर्वस होगे, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। इतना ध्यान रखना, बिफोर के बाद में प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट यानी पहले काम, पहले काम क्या हुआ प्रॉब्लम फेस आई, पास्ट इंडिफिनिट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हैड बिकम हो जाएगा, आई हैड बिकम, ये कहना बिल्कुल ठीक रहेगा। बताओ समझ आई बात। आफ्टर संजय थैंक्ड मी आई हेल्प हिम, आफ्टर के बाद में क्या आना चाहिए, आफ्टर के बाद में देखो दो शब्द बताए ना आपको, बिफोर एक आफ्टर बताया, इसके पहले एंटीसीडेंट, इसके बाद में प्रेसिडेंट, अपोजिट कर दो इसका प्रेसिडेंट और एंटीसीडेंट, तो यहाँ पर आफ्टर लिखा मिला, तो इसके बाद क्या आना चाहिए एड थैंक्ड आएगा, एड थैंक्ड आएगा। अरे पहले मदद करोगे तब जाके कहोगे ना, यहाँ पर हेल्प भी कहना बिल्कुल ठीक है। यानी डिपेंड करता है आपकी दिए गए क्वेश्चन के ऊपर कि आंसर क्या होगा, समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, डिपेंड करता है दिए गए क्वेश्चन के ऊपर कि आंसर क्या होगा। जैसे आगे आपके सामने दे फाउंड द गेट कीपर फेल एसलीप, द डॉक्टर डायग्नोज दैट द एथलीट टुक सम ड्रग्स। एक बात बताओ 10 नंबर में कोई बिफोर आफ्टर का भी यूज नहीं हुआ है क्या, बताना नहीं हुआ है। आपने यहाँ पर देखा द डॉक्टर डायग्नोज, ठीक है, दैट द एथलेटिक सम ड्रग्स, जब डॉक्टर ने उसका चेकअप किया होगा तो ड्रग्स उसने उसके पहले ली होगी, यानी मोर पास्ट में ली होगी, टुक नहीं, इसकी जगह क्या आना चाहिए एड टेकन। कुछ बातें क्या होती हैं एंटीसीडेंट प्रेसिडेंट के आधार पर भी आंसर लगाना होता है। ठीक है, आगे आपके सामने सी फिनिश द हाउस वर्क एट 7 AM, सी लेफ्ट फॉर हर ऑफिस एट 8 AM। तो अब आप देखोगे ना, मान लो दोनों को जोड़ोगे तो ये आपके सामने पास्ट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर मोर पास्ट की बात हुई तो क्या लिख दोगे हैड फिनिश्ड हो जाएगा, और इसकी जगह क्या लिखोगे बिफोर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो टेंस आपका कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन टैग जो है, क्वेश्चन टैग की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ए शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस टू नो द कंफर्मेशन, अप्रूवल और इंटेंशन ऑफ द लिसनर। मैं बोल रहा हूँ, मैं स्पीकर हूँ, आप सुन रहे हो, आप क्या कहोगे? लिसनर। क्लोज एंडेड क्या होता है? इंटेरोगेटिव दो टाइप का होता है, ठीक है, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, ठीक है। कल सिखाया था आपको, यस और नो का रिप्लाई मिले तो उसको क्या कहोगे? क्लोज एंडेड कहोगे, ठीक है। अब इसके लिए जो मेन जो पॉइंट है, ठीक है, अब वो समझना, ठीक है। इसमें 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं, ठीक है। एक तो हिंदी में समझाता हूं, मैं कहूं कल तुमने पढ़ाई की थी, नहीं की थी क्या? जो मैंने बोला ना, नहीं की थी क्या, यही क्या हो जाएगा मेरे भाई? अपने आप में आपका एक क्वेश्चन टैग हो जाएगा। सबसे पहले स्टेटमेंट में और टेंस में, स्टेटमेंट में और टैग में, स्टेटमेंट में और टैग में सेम टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। हम हमेशा यूज करेंगे प्रोनाउंस का। मान लो किसी सेंटेंस की शुरुआत है, वो शुरुआत है अंजू से, तो अंजू के लिए टैग में किसका यूज कर दोगे? सी का यूज कर दोगे। और यूज द कॉन्ट्रैक्शंस। ये कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? मेन बात तो ये भी है ना, कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? देखो ये सारे के सारे जो आपके सामने लिखे हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्शंस हैं जो आपको दिख रहे होंगे, जिसको हम कहेंगे कॉमन कॉन्ट्रैक्शंस। जैसे इज प्लस नोट को क्या कहोगे? इजेंट। आर प्लस नोट को आरएंट, एम प्लस नोट को आरएंट, स्टार लगा लेना इसको। एम प्लस नोट का एमेंट नहीं होता, क्या कहोगे आप लोग? उसको आरएंट कहोगे, ठीक है, आरएंट कहोगे। आगे जो है आपके सामने नेक्स्ट, उसको देख लेते हैं, ठीक है। इसमें डू प्लस नोट को डोंट कहोगे, वर प्लस नोट को वरंट, विल प्लस नोट को वांट, इसको स्टार लगा लेना, ठीक है। सेल प्लस नोट को सांट कहोगे, वुड प्लस नोट को वुडेंट, शुड प्लस नोट को शुडेंट, कैन प्लस नोट को कांट, मस्ट को मसंट, एव नोट को एवेंट, एज नोट को क्या हो जाएगा? एजेंट। अभी तक मैंने क्या बताया? क्वेश्चन टैग के लिए 3 ही रूल बताए, ठीक है। सबसे पहला सेम टेंस का यूज करेंगे, जो स्टेटमेंट में वही क्वेश्चन टैग में यूज करो। दूसरा क्या बताया? प्रोनाउन का यूज करेंगे, जो गिवन नाउन है, नाउन के लिए किसका यूज करो? प्रोनाउन का। हम आगे आपके सामने यूज द कॉन्ट्रैक्शंस। ये सारे के सारे क्या लिख रखे हैं मेरे भाई? आपके सामने कॉन्ट्रैक्शंस लिख रखे हैं, ठीक है। अब इनके लिए कुछ रूल्स हैं, उनको और देख लेते हैं, फिर आपके प्रैक्टिस के ऊपर लेके चलूंगा। 2 से 3 बातें बता रहा हूं, समझ लेना। सबसे पहले तो इतना ध्यान रखना, यदि किसी कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव हो, मैंने क्या कहा? कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग क्या बनेगा? नेगेटिव। कोई भी सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव, यही आपके सामने बता रखा है। और जब पॉजिटिव सेंटेंस होगा, टैग बनाओगे ना, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट, लेकिन इसकी जो फॉर्म होनी चाहिए आपके सामने, वो कौन सी फॉर्म होगी? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगी। और जैसे नाउन है ना, उसके लिए वो किसका यूज कर दोगे? प्रोनाउन का। जैसे राम हैज डन द वर्क, तो एज प्लस नोट का कॉन्ट्रैक्शन एजेंट, और राम के लिए किसका यूज कर दिया? ई का यूज कर दिया, ठीक है। किसका यूज कर दिया? ही का। किरण केम हियर, देखो केम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट इंडिफिनिट, और पास्ट इंडिफिनिट हुई तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? डिड। पॉजिटिव है तो नेगेटिव डिड प्लस नोट का डिडेंट, और किरण के लिए किसका यूज कर देंगे हम लोग? सी का यूज कर देंगे, ठीक है। अब दूसरा आपके सामने, कोई भी सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग में नोट की जरूरत नहीं है। यहाँ जो सेंटेंस में गिवन हेल्पिंग वर्ब है वही उठाए और उसी के अकॉर्डिंग टैग बना दोगे। जैसे राज डिड नॉट लाइक हिज फ्रेंड्स, डिड नॉट नेगेटिव है तो डिड के लिए और राज के लिए किसका यूज कर देंगे? ही। डिड ही, क्या हो जाएगा मेरे भाई? डिड ही। एक बात बताना मेरे को, एक बात बताना, कोई भी सेंटेंस नेगेटिव कब होता है? कोई भी सेंटेंस नेगेटिव कब होता है? या तो उसमें नोट लिखा मिले, या उसमें नोट लिखा मिले, या उसमें कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड लिखा मिले, ठीक है। अब नेगेटिव वर्ड कौन से हैं? जैसे नेवर, शेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेरली, स्कार्सली, अनटिल, अनलेस, लिटिल, फ्यू, ये सारे के सारे कैसे नेगेटिव वर्ड हैं? खुद नेगेटिव वर्ड आता है तो सेंटेंस नेगेटिव, और सेंटेंस नेगेटिव तो टैग क्या बनेगा आपका? पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा मेरे भाई? पॉजिटिव बनेगा। जैसे गोलू हार्डली कॉल्ड मी, तो यहाँ पर आपके सामने हार्डली की वजह से सेंटेंस क्या बनेगा? नेगेटिव। कॉल्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट इंडिफिनिट, इसी से हेल्पिंग वर्ब जनरेट हुई कौन से? डिड, और गोलू के लिए किसका यूज करेंगे? ही। यानी आंसर क्या हो जाएगा? डिड ही कहना बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। अब 3 बातें बताई हैं, इसी के आधार पर आपने टैग बनानी है। पहले 20 सेंटेंसेस जो हैं इनका टैग बनाओगे, स्पीड से बना दो भाई, एक बार बनाओ, टैग बनाओ।
जो बताया है उसी तरीके से चलिए आइएगा एक बार। स्नेहा विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, विल प्लस नोट का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वांट, और सनिया के लिए किसका यूज करेंगे, सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वांट सी। क्या हो जाएगा मेरे भाई, वांट सी। आगे लिख रखा है सी हैड डोनेटेड हर ब्लड थ्राइस, वह 3 बार ब्लड डोनेट कर चुकी है। पॉजिटिव सेंटेंस हुआ तो टैग नेगेटिव एड प्लस नोट का एडेंट, और आगे किसका यूज कर देंगे, सी। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एडेंट सी। आगे लिख रखा है मीना विल बी डूइंग द वर्क नाउ, विल बी डूइंग, इसको ध्यान रखना, इसको बनाओगे वांट, और मीना के लिए किसका यूज करेंगे, सी। ये पार्टिकल है, इसको छोड़ेंगे नहीं, क्या हो जाएगा, वांट सी बी। क्या हो जाएगा मेरे भाई, वांट सी बी। आगे है विशाल नोज हिज सिस्टर। अब एक बात बताओ, नोज प्रेजेंट इंडिफिनिट है, सेंटेंस पॉजिटिव है, तो क्या बनेगा, डज प्लस नॉट का, और विशाल के लिए किसका यूज करेंगे, डजंट ही। ये रेड मार्कर से लिख रहा हूं ना, यही आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, एचसीएस के एग्जामिनेशन में। आई एम नॉट अलाउड टू गो, सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। क्या बनेगा, एम आई। क्या बोल दोगे आप इसमें, एम आई बोल दोगे। ये 3-4 आपने करे लिए हैं, ये खुद कर लेना, इतना हार्ड नहीं है। आगे है दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग बनेगा नेगेटिव, हैवेंट दे। क्या हो जाएगा मेरे भाई, हैवेंट दे। सी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दो, क्या लिखोगे, डज ही कहना, ठीक है। ठीक है, इजेंट सी। क्या हो जाएगा इसका, इजेंट सी कहना बिल्कुल ठीक रहेगा। वुड हेल्प द पुअर, सेंटेंस शुड है, पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव, शुड प्लस नोट का शुडेंट, और आगे क्या कर दोगे, वी। स्टूडेंट्स वर मेकिंग नॉइज, वर प्लस नोट का जो बनेगा ना वो क्या बनेगा मेरे भाई, वरंट, और स्टूडेंट्स के लिए किसका यूज करेंगे, दे। ठीक है, ये कहना बिल्कुल ठीक रहेगा। आंसर आप साथ के साथ बता सकते हो। 16 नंबर को कर लेना, 18 नंबर आपको मैं करवाऊंगा आगे चलकर। अब देखोगे नेवर की वजह से सेंटेंस नेगेटिव तो टैग पॉजिटिव, तो क्या बनेगा इसका, डज सी। क्या हो जाएगा, डज सी। ये प्रैक्टिस जरूर करना, क्लास के बाद में जैसे ही फाइल मिलती है ना, आप इसके प्रैक्टिस जरूर करना मेरे भाई। आगे है आई एम योर टीचर, क्या बनेगा इसका, आर एंट आई। क्या बनेगा इसका, आर एंट आई, क्योंकि एम प्लस नोट का क्या हो जाएगा, आर एंट हो जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। चलिएगा आगे लेके चलता हूँ, आपके सामने ये कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको देख लेते हैं। चलिएगा आंसर्स लगा लेते हैं, जो भी आंसर बनेगा आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो साथ के साथ कि सर ये आंसर हो सकता है। सुनो, सी वांटेड ए न्यू ड्रेस, वांटेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो डिड प्लस नोट का क्या हो जाएगा, डिडेंट सी। राजीव लव्ड दीप्ति इन लॉट, लव्ड लिखा मिला तो क्या हो जाएगा, डिडेंट, और आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, ही। सी इज नॉट केयरलेस, क्वेश्चन टैग हमेशा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बनता है, नॉट अकॉर्डिंग टू मीनिंग। ठीक है, हमेशा किसके अकॉर्डिंग बनेगा, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। इज सी, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इज सी कहना बिल्कुल ठीक रहेगा। ही डिसलाइक्स द वर्ड डिसलाइक, ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, ठीक है, ये आपका नेगेटिव नहीं है। चलो आगे जो है आप देखोगे, डिसलाइक्स प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो आप क्या लिखोगे, डजंट ही, ये हो जाएगा। ठीक है, दे आर मच टायर्ड टूडे, भले ही मीनिंग नेगेटिव निकल रहा हो लेकिन क्वेश्चन टैग अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, आरंट दे। क्या हो जाएगा मेरे भाई, आरंट दे कहना बिल्कुल ठीक है। आगे ही हैज सोल्व्ड द प्रॉब्लम्स, एजेंट ही, क्या हो जाएगा इसका आंसर, एजेंट ही कहना बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, आगे है देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, सेंटेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है, आपने कहा सर लिटिल की वजह से नेगेटिव बना तो क्या हो जाएगा इसका, इज देयर। क्या हो जाएगा, इज देयर, ये कहना बिल्कुल ठीक रहेगा। क्वेश्चन मार्क को लगाना ना भूलिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी क्या आप इसमें 2-3 रहते हैं, खुद कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आई थिंक यू आर टायर्ड व्हेन वी केम ही वाज स्टैगरिंग बैडली, ये होमवर्क है, ये आपने करना है, ठीक है। चलिएगा आगे देख लेते हैं हम। एक बार कमेंट में आ जाओ, मेरे को ये बता दो क्या आप लोगों को ठीक अच्छे से समझ आ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ भाई,
किसी का कोई डाउट है यहाँ तक? टेल मी। चलिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, इनको थोड़ा सा मैं इजीली जस्टिफाई कर देता हूं आपके सामने, यहाँ लिख देता हूं। यदि आपके सामने लिखा मिले एवरी, यदि आपके सामने लिखा मिले वो लिखा मिले सम, यदि आपके सामने एनी, और यदि आपके सामने नो लिखा मिले, चार वर्ड लिखे, एवरी, सम, एनी, और क्या लिखा आपके सामने मेरे भाई, वो लिखा ओके नहीं। चलो, एवरी, सम, एनी, और इनके साथ में जैसे मैं बडी लगा दूं तो कुछ शब्द बन रहे, जैसे एवरीबडी, समबडी, एनीबडी और नोबडी। इसी के साथ में मैं यदि वन लगा दूं तो भी तो कुछ शब्द बन रहे हैं, एवरीवन, समवन, एनीवन और नो वन बन रहे होंगे। ठीक है, आगे जो है आपके सामने इसी तरीके से मैं थिंग लगा दूं तो भी तो कुछ शब्द बन रहे हैं, जैसे एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग और नथिंग आप बोल सकते हो। अब बडी या वन लगाया आपने, क्या लगाया, बडी और वन लगाया, इनके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। लेकिन इसमें इतना ध्यान रखना मेरे भाई, इसमें जो टैग यूज करोगे ना आप लोग, इसमें जो आप टैग यूज करोगे वो कौन सा यूज करोगे मेरे भाई, वो बनेगा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब प्लस में यहाँ दे से। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव लागू रहेगा इनका, एवरीबडी और समबडी, एवरीवन, समवन, यानी बडी और वन लगाए तो टैग किससे बनेगा, दे से। और जैसे ही थिंग लगा दिया तो इसके बाद में हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और इसका जो बनेगा वो बनेगा इट का, और इट का बीएफ सिंगुलर हुआ तो किसका यूज करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। समझ में आई बात इतनी? ठीक है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। जैसे ये आपके सामने सेम स्ट्रक्चर यही लिख रखी है जो मैंने बताया, टैग इनका किससे बनेगा, दे से, और इसका किससे बनेगा, इट से। somebody called my name, आपने देखा सम के साथ में बडी, सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव, डिड प्लस में नॉट, डिडेंट, और बढ़िया वन लगाओगी तो टैग क्या बनेगा, दे, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिडेंट दे। क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपके सामने आंसर जो रहेगा ठीक वो क्या हो जाएगा, डिडेंट दे। आगे लिख रखा नोबडी इन्फॉर्म्ड द सीनियर ऑफिसर, नो खुद नेगेटिव वर्ड, बडी लगाए तो टैग किससे बनेगा, दे से बनेगा। लेकिन यहाँ पर इन्फॉर्म्ड लिख रखा है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो आंसर क्या हो जाएगा, डिड दे। ठीक है, आगे है नथिंग एज सर्व द पर्पस, नो जो है वो खुद नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, थिंग लिखा मिला तो इट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, एज इट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने जो है एक 30 सेकेंड्स नजर घुमा लीजिएगा, फिर अपन जो है आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से टैग बनते हैं मेरे भाई, इनके क्वेश्चन टैग बनाना इस तरीके से बिल्कुल पॉसिबल है। चलो आगे लेके चलता हूं आपको इसमें। आगे जो है आपके सामने मेरे भाई वो लिख रखा है इंपेरेटिव सेंटेंस। पहली बात तो ये देखो पहचानोगे कैसे, इसमें आपके सामने जो है वो लिख के मिलेगी मेरे भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में क्या लिखा मिलेगा, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव होगा तो क्या बनेगा, डू नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में क्या लिखा मिलेगा, ऑब्जेक्ट। इसमें हमारे सामने रिक्वेस्ट हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, कमांड, एडवाइस, वार्निंग या प्रोहिबिशन। इसकी ट्रिक बताता हूं मैं आपको याद करने की, जिसको हम कहेंगे रोका वेडिंग से पहले। इसको आप लोग क्या कहोगे मेरे भाई, रोका वेडिंग से पहले, यानी आर से क्या बनेगी, रिक्वेस्ट, ओ से क्या बनेगा, ऑर्डर, सी से क्या बनेगी मेरे भाई, कमांड बनेगी, ए से क्या बनेगी, एडवाइस बनेगी, और डब्ल्यू से वार्निंग, और पी से क्या बना दोगे आप लोग, प्रोहिबिशन बना दोगे। ठीक है, अब यदि इसका जो टैग है वो किसके आधार पर बनेगा, टोन के ऊपर। टोन आपकी हाई हो सकती है, टोन कैसी हो सकती है, लो। मैं कहूं आपके सामने दरवाजा बंद करो, सेंटेंस नंबर 1, टोन कैसी है, हाई। एक मैं कहूं प्लीज दरवाजा बंद करो, टोन कैसी हुई, लो हुई। ठीक है, जब टोन लो हो, रिक्वेस्ट या एडवाइस होगी तो टोन कैसी होगी, लो, तो टैग बनेगा वांट यू, नहीं तो क्या बनेगा मेरे भाई, कांट यू। ठीक है, जब टोन लो होगी ना हमारी तो रिक्वेस्ट या एडवाइस होगी तो उसका जो बनेगा वो बनेगा वुड यू या विल यू। आई थिंक ये जो है ना ये टाइपिंग मिस्टेक लग रही है मेरे को, तो इसमें इतना ध्यान रखना मेरे भाई। हटा देता हूं मैं इसको, जस्ट टेक ए 1 सेकेंड। ठीक है, ये गलत हो जाएगा आपका। इसका जो रिक्वेस्ट या एडवाइस होगी ना तो इसका टैग जो बनाओगी वो बनाओगी वुड यू,
वुड यू नहीं तो क्या बना देंगे विल यू, ठीक है। वुड यू नहीं तो क्या बना देंगे विल यू, ये गलत हो जाएगा दोनों, ये ध्यान रखना। वुड यू या विल यू कहना बिल्कुल ठीक रहेगा जब क्या होगी रिक्वेस्ट या एडवाइस। और ऑर्डर और कमांड होंगे ना मेरे भाई, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, वांट यू या कांट यू, ठीक है। जब आपके सामने किसी भी सेंटेंस में ऑर्डर या कमांड की बात हो तो इसका टैग जो बनेगा वो बनेगा वांट यू नहीं तो क्या बनेगा मेरे भाई कांट यू बनेगा, ठीक है। आई समझ बात। ये कुछ सवाल लिख रखे हैं, इनके क्वेश्चन टैग आप अपने लेवल पर बनाकर जरूर देखिएगा इंपेरेटिव के, ठीक है। जैसे पहला लिख रखा शट द डोर, शट द डोर किसका काम कर रहा है, आपने कहा सर ऑर्डर हुआ। ऑर्डर या कमांड हो तो उसका क्या बनेगा वांट यू, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा वांट यू हो जाएगा। हेल्प द नीडी, जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, रिक्वेस्ट। और रिक्वेस्ट या एडवाइस होगी तो हमने अभी अभी पढ़ा मेरे भाई वुड यू नहीं तो क्या हो जाएगा विल यू, इन दोनों को हटा देना, ठीक है। इसकी जगह आप लिख लेना वुड यू नहीं तो क्या लिखोगे आप विल यू कहना बिल्कुल ठीक रहेगा। आई समझ बात। तो इसमें आप या तो लिखो वुड यू नहीं तो क्या लिखोगे आप विल यू लिखोगे। आई समझ बात। ठीक है, चलो आगे ये तुम बना लेना, ठीक है इतने। हाँ एक और बताऊंगा आपको, यदि डू नॉट और नेवर से स्टार्टिंग है, मैंने क्या कहा आपके सामने, यदि डू नॉट और नेवर से स्टार्टिंग है ना तो उसका जो बनेगा वो बनेगा मेरे भाई विल यू नहीं तो उसका क्या बना दोगे आप लोग कैन यू बना दोगे। कब, जब स्टार्टिंग किससे होगी सेंटेंस की डू नॉट से या नेवर से होगी। तो आपने यहाँ पर देखा डू नॉट से स्टार्टिंग है तो इसका विल यू बना दो, और इसी तरीके से आपने नेवर से देखा तो इसका क्या बन जाएगा विल यू बन जाएगा, ठीक है। आई की समझ में नहीं आई ये बात, ठीक है। चलो यहाँ तक तुम कर लेना, 3-4 सवाल है, इतने हार्ड नहीं है। चलिएगा आगे आपको लेके चलो, इसमें कुछ सजेशन वाले, इंपेरेटिव कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अब सुनोगा ध्यान से, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के साथ में शेयर भी करने हैं और आप लोगों को बताने भी हैं, ठीक है। इंपेरेटिव कंप्लीट नहीं हुआ, इंपेरेटिव की एक स्ट्रक्चर और है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। डबल ऑब्जेक्ट आप इसको बोल सकते हो। और इस तरीके की जो स्ट्रक्चर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बताती है सजेशन, सजेशन नहीं तो इसी को क्या कहोगे आप प्रोपोजल कहोगे, सजेशन या प्रोपोजल। जैसे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से, यदि लेटस से शुरुआत है, 2 सेकंड में करवा दूंगा मैं आपको, लेटस से शुरुआत है तो आंसर जो होगा ना वो क्या हो जाएगा सेल वी, क्या हो जाएगा मेरे भाई शेल वी। और लेट में से शुरुआत है तो आंसर जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा सेल आई। और लेट के बाद में कोई भी नाउन है तो जैसे नाउन है ना वैसा का वैसा क्या यूज कर देंगे मेरे भाई प्रोनाउन यूज कर देंगे। आई समझ बात, वैसा का वैसा क्या यूज कर दोगे आप लोग प्रोनाउन यूज कर दोगे, ठीक है। लेटेस्ट से शुरुआत है तो शेल बी, लेट में से शुरुआत है तो सेल आई, और लेट के बाद में नाउन है तो जैसे नाउन वैसा का वैसा प्रोनाउन। जैसे लेटस गो फॉर पिकनिक, लेट के बाद में असली लिखा मिला तो आंसर क्या हो जाएगा इसका शेल बी, क्या हो जाएगा सेल बी। लेट के बाद मी लिखा मिला क्या हो जाएगा सेल आई, ठीक है। लेट के बाद कस्टमर, कस्टमर एक नाउन है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका मेरे भाई वो हो जाएगा नाउन लिखा मिला तो जैसे नाउन हो ना वैसा का वैसा किसका यूज करोगे आप प्रोनाउन का यूज करोगे। लेकिन इसमें आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, नाउन होगे ना इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ इसको काट कर आप ये लिख लेना कि सर इसके जगह हम यूज करेंगे विल यू का, किसका यूज करेंगे विल यू का। तो इसकी जगह करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा विल यू, ठीक है। लेट राधा डांस ऑन द टेरेस, राधा एक नाउन का काम कर रही है, नाउन का काम कर रही है तो आंसर क्या हो जाएगा विल यू, क्या हो जाएगा विल यू, ठीक है। इंपेरेटिव आपका कंप्लीट हो गया है। एक लास्ट की बात है, ये टैग कंप्लीट हो जाएगा, निपटा देंगे इसको, ठीक है। आ जाओ आगे आपके सामने देखो, दिस और दैट से स्टार्टिंग मिली, आगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है तो जो टैग जो बनेगा ना मेरे भाई वो बनेगा इट से, किससे बनाएगा इट से। दिस और दैट के बाद में कोई भी नाउन लिख मिले तो जैसी नाउन है ना वैसा का वैसा क्या यूज कर देंगे आप लोग प्रोनाउन का यूज कर दोगे। अब ठीक इसी के अपोजिट वन के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है तो वन के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है तो टैग बनाएंगे वन से, ठीक है। और वन के बाद में कोई भी नाउन है ना तो जैसी नाउन वैसा का वैसा किसका यूज कर देंगे मेरे भाई प्रोनाउन का यूज कर दोगे आप, ठीक है। चलो जैसे दिस इज ए नाइस बुक, इज दिस के बाद इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हुआ
सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव, इजंट इट, क्या हो जाएगा, इजंट इट। दिस गर्ल हैज सोल्ड ऑल द रिडल्स, दिस के बाद गर्ल लिखा मिला, तो एज प्लस नॉट का क्या हो जाएगा, एजेंट, यही तो होगा। और गर्ल एक नाउन है तो एजेंट सी, करेक्ट आंसर क्या होगा, एजेंट सी। आगे लिख रखा वन इज एक्सपेक्टेड टू बी सीरियस, वन के बाद इज, वन के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, इजेंट वन, क्या हो जाएगा, इजेंट वन। और वन के बाद बॉय लिखा मैंने, सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव, एजेंट, और बॉय के लिए किसका यूज करेंगे, ही। ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, देख लेना एक बार, ठीक है। ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, यू कैन ट्राई विद योर बेस्ट, ठीक है। आ जाओ, द मैच इज रूल्स, ठीक है। नेक्स्ट अपने भाई साहब आते हैं, स्कोर देख लेते हैं, ठीक है। एक बार 20 सेकेंड से लगा के देखो आंसर्स, फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे अपन, दैट इज कंडीशनल सेंटेंस। चलिएगा मेरे भाई, आगे अपन जो देख लेते हैं इनको। अगला टॉपिक जो है वो कौन सा आपका, कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा, विद इन सेकेंड्स में आंसर आएंगे आपके, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होगा आपके सामने, मैं आपको बताऊं, इसमें एक नहीं कितने सेंटेंसेस लिखे मिलेंगे, दो सेंटेंसेस लिखे मिलेंगे। जैसे मैं कहूं आपके सामने, यदि तुम कठिन मेहनत करोगे तो पेपर क्वालिफाई होगा। मैंने क्या कहा आपके सामने, यदि तुम कठिन मेहनत करोगे तो पेपर क्वालिफाई होगा। कंडीशन क्या है, कठिन मेहनत करना, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा, पेपर का क्वालिफाई करना, यानी एक तो कंडीशन होगी मेरे भाई, और एक क्या होगा आपका रिजल्ट या एक्सपेक्टेड एक्शन होगा। एक बात याद रखना, पॉइंट नंबर एक, वो क्या, हमेशा कंडीशन के पहले यूज करेंगे किसका, इफ का। किसका यूज नहीं करोगे आप, रिजल्ट के पहले इफ का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये कहना बिल्कुल ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट है मिस अरेंजमेंट ऑफ कंडीशन एंड रिजल्ट। सागर विल होस्ट ए पार्टी इफ ही क्वालिफाइज द एग्जाम। पहले पेपर को क्वालिफाई करोगे या पहले पार्टी को होस्ट करोगे। आपने कहा सर पहले हम पेपर को क्वालिफाई करेंगे, ये कंडीशन, बाद में पार्टी को होस्ट करना, रिजल्ट। सी का मतलब क्या है, कंडीशन। आर का मतलब क्या मेरे भाई, रिजल्ट है। दोनों को अलग करने के लिए कोमा नहीं लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि कंडीशन के पहले हमने क्या लगा दिया, इफ लगा दिया, ठीक है। पहला पॉइंट यही है, कंडीशनल सेंटेंस में दो सेंटेंसेज होंगे, कंडीशन के पहले इफ लगाएंगे, और कंडीशन और रिजल्ट को अलग करने के लिए हम यूज करेंगे किसका, कोमा का। किसका यूज करेंगे मेरे भाई, कोमा का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगी, जैसे ये मैंने आपको बता दिया, कंडीशन के पहले इफ और उसके बाद में रिजल्ट हो जाएगा आपका। आगे लिख रखे हैं, इफ ही हेल्प्स मी आई विल थैंक हिम, ठीक है। कंडीशन कौन सी है, पहले वो मेरी मदद करता, उसके बाद उसको मैं थैंक यू बोलता। कंडीशन के पहले इफ हो गया, अलग करने के लिए क्या हो गया, कोमा हो गया, ठीक है। आगे लिख रखा मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंसेज, इसको समझना मेरे भाई ध्यान से, ठीक है। हाँ, इसमें मिस अरेंजमेंट ऑफ कंडीशन तो हो ही गया था। चलो, मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंसेज हमने क्या पढ़ा अभी तक, इसको मैं एक लाइन में बता देता हूँ। कंडीशनल सेंटेंस में एक नहीं कितने सेंटेंसेज होंगे, दो सेंटेंसेज होंगे। एक में क्या होगी, कंडीशन, दूसरे में क्या होगा, रिजल्ट। कंडीशन के पहले यूज करोगे किसका, इफ का, और अलग करने के लिए किसका यूज करोगे, कोमा का। सुनना ध्यान से, यदि कंडीशन में प्रेजेंट इंडिफिनिट है, मैंने क्या कहा, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो रिजल्ट में किसका यूज करेंगे, फ्यूचर इंडिफिनिट। किसका यूज करोगे मेरे भाई, फ्यूचर इंडिफिनिट का यूज करेंगे। समझ में बात, जैसे इफ सी कम्स ऑन टाइम सी विल टेक अस टू द पार्टी, पहले वो कंडीशन कौन सी है, ये है। रिजल्ट कौन सा है, ये हो जाएगा। कंडीशन के पहले इफ है, पहले वो टाइम से आएगा और उसके बाद अमीन ले जाएगा, विल टेक इन फ्यूचर इंडिफिनिट, रिजल्ट में, ठीक है। ये मैंने आपके सामने ठीक लिखे हैं ताकि समझ आ जाए जल्दी। आगे, इफ ही प्रूव्स हिज टैलेंट द बॉस विल गिव ए चांस। इसको आप ठीक करोगे, ठीक है।
पहले आप अपनी, चलो मैं करवा ही देता हूँ, पहले अपने टैलेंट को प्रूव करोगे, उसके बाद में चांस देगा। तो ये फ्यूचर इंडिफिनिट, रिजल्ट में कंडीशन में प्रेजेंट इंडिफिनिट इफ कहना, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल लिख रखे हैं आपके सामने। हाँ, एक पॉइंट और याद रखना भाई, मैं आप बता दूं आपको, एक तो कंडीशन, एक आपके सामने रिजल्ट। सी का मतलब है कंडीशन, आर का मतलब है रिजल्ट। कंडीशन के पहले यूज करेंगे किसका, इफ का। इतना ध्यान रखना, कंडीशन और रिजल्ट को अलग करने के लिए, ठीक है, कंडीशन और रिजल्ट का अलग करने के लिए यूज करेंगे कॉमा। यूज किसका नहीं करेंगे मेरे भाई, देन का। यूज किसका नहीं करेंगे, लेटर का। यूज किसका नहीं करेंगे, एट दैट टाइम का। इनका यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। काट दिया इसका मतलब इनका यूज नहीं होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को, जो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। कंडीशन रिजल्ट को अलग करने के लिए कॉमा का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक देख लिया होगा आपने। आगे जो है इसमें सेंटेंस नंबर 4 में देखो आप, ठीक है। आओ सेंटेंस नंबर 4 में, इफ नैना विल हेल्प मी आई थैंक हर। पहले मेरी मदद करती, तो इस विल हेल्प को हटाकर इसकी जगह क्या यूज करोगे, हेल्प्स। देन को हटाकर किसका यूज करोगे, कॉमा। थैंक नहीं, इसकी जगह क्या लिखोगे, विल थैंक। यानी करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, इफ नैना हेल्प्स मी आई विल थैंक हर। ये कहना बिल्कुल ठीक रहेगा आपका, ठीक है, ठीक है। चलो आगे है, नेक्स्ट जो है, इनको देख लेते हैं। देखो दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि यदि कंडीशन में प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो रिजल्ट में किसका यूज करेंगे आप, फ्यूचर इंडिफिनिट का, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि कंडीशन में पास्ट इंडिफिनिट है तो रिजल्ट में यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। हमेशा कंडीशन के पहले किसका यूज करोगे आप लोग, इफ का यूज करेंगे। जैसे इफ सी सोल्व द क्वेश्चंस आई एप्रिसिएटेड हर, ये गलत है। पहले क्वेश्चंस को सोल्व करेगी, उसके बाद में कोई अप्रिशिएट करेगा, यानी ये यहाँ पर कंडीशन और ये क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। करेक्ट लिखोगी तो कंडीशन में पास्ट इंडिफिनिट है तो इसको काटकर इसकी जगह क्या लिख दोगे आप, वुड अप्रिशिएट, ठीक है। इसकी जगह क्या लिख देंगे मेरे भाई, वुड अप्रिशिएट कहना ठीक रहेगा। करेक्ट सेंटेंस क्या फ्रेम होगा, इफ शी सोल्व द क्वेश्चंस आई वुड अप्रिशिएट हर। आगे है, माय फ्रेंड क्वालिफाइड द एग्जाम दे प्रीपेयर्ड वेल। कोई इंसान, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड्स लिखो आप इसमें, या फिर ये यहाँ ही लिखो। एक बात बताना, कोई अच्छे से पहले तैयारी करेगा, पहले पेपर को क्वालिफाई करेगा। आपने कहा सर पहले कंडीशन ये है कि आप अच्छे से तैयारी करो, ठीक है, और उसके बाद में क्या करोगे, रिजल्ट होगा आपका, पेपर क्वालिफाई होगा। ठीक लिखोगे ना, तो क्या लिखोगे, इफ दे की जगह आप इसमें माय फ्रेंड्स लिख दोगे तो भी ठीक है। चलो, इफ दे प्रीपेड वेल, प्रीपेड वेल, कॉमा लगा के क्या लिख दोगे। अब माय फ्रेंड्स के लिए आप इसमें दे भी यूज कर सकते हो, माय फ्रेंड्स लिख दो तो ठीक है। तो इसमें क्या लिख दोगे, वुड क्वालिफाइड द एग्जाम। ये कहना बिल्कुल ठीक रहेगा मेरे भाई। पेपर में इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए समझ बात। आगे लिख रखा है, इफ यू रिवाइज एवरीथिंग देन यू अंडरस्टूड वेल। पहले रिवाइज करोगे, उसके बाद सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। कंडीशन क्या है, रिवाइज करना। रिजल्ट क्या है, अंडरस्टूड करना किसी भी चीज को। कंडीशन में पास्ट इंडिफिनिट है तो रिजल्ट में यहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड अंडरस्टैंड। क्या हो जाएगा मेरे भाई, वुड अंडरस्टैंड कहना बिल्कुल ठीक रहेगा। और यहाँ पर देन नहीं, देन की जगह किसका यूज करो, कोमा का यूज करोगे, ठीक है। इफ हेल्प्ड रीना इन दिस मंथ इफ सी डिड नॉट रिपीटेड इट, ठीक है। ये आप लोग ठीक कर लेना, गलत है रीराइट करना है, ठीक है। चलिएगा, दो पॉइंट हमने पढ़ ली कि कंडीशन में प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो रिजल्ट में किसका यूज करेंगे, फ्यूचर इंडिफिनिट। और कंडीशन में यदि पास्ट इंडिफिनिट है तो रिजल्ट में यूज करेंगे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। सेम इसी तरीके से यदि कंडीशन में, अगला पॉइंट समझना मेरी बात को ध्यान से, इंपोर्टेंट है। मैंने क्या कहा, यदि कंडीशन में पास्ट परफेक्ट है तो रिजल्ट में यूज करेंगे मेरे भाई सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस एव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये यूज करेंगे। अब आप लोगों ने देखा, इफ दे हैड सीन मी दे वुड हैव नॉट डन इट, ठीक है। ये तो आपका ठीक है, पास्ट परफेक्ट हुआ, ये वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शिखा हैड स्टॉप्ड हर कार शी वुड हैव सीन मी। पहले कोई इंसान आपको देखेगा, पहले गाड़ी रोकेगा। आपने कहा सर कोई इंसान देखेगा, देखेगा तो कंडीशन ही है, गाड़ी को रोकना क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। कंडीशन में आप लिखना चाहो तो आप लिखोगे मेरे भाई, इफ शिखा
और इसके बाद में लिखोगे हैड सीन मी, और इसके बाद कोमा लगा के शिखा के लिए किसका यूज करेंगे, शी वुड हैव स्टॉप्ड हर कार, स्टॉप्ड हर कार। इसी तरीके से क्वेश्चन जो है ना वो ठीक रहेगा आपका। कंडीशनल आसान टॉपिक है, पढ़ोगे तो ये आप खुद कर लियो, ठीक है। ये कुछ एरर के सवाल हैं, फाइंड द एरर, इसमें देख लेना, प्रैक्टिस करना खुद। मिक्स क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, कुछ रिव्यू दे दिया है, रीराइटिंग के लिए जगह है कि कंडीशन में प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो रिजल्ट में फ्यूचर इंडिफिनिट, कंडीशन में पास्ट इंडिफिनिट तो रिजल्ट में सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंडीशन में पास्ट परफेक्ट है तो रिजल्ट में वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। एक ये पॉइंट और याद रख लेना, जो आपके सामने लिख रखे हैं ये कुछ सेट दे रखे हैं, इनको आप अपने आंसर्स को जरूर जस्टिफाई कीजिएगा। एक सेट जो है वो मैं करवा देता हूँ सी वाला, ठीक है। ये बताओ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस खुद से भी कर लोगे क्या आप लोग? जितने भी बच्चे देख रहे हैं आप मेरे को ये बता दो, क्या थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप लोग खुद से भी कर लेंगे क्या, मेरे को ये बताओ। बिल्कुल टाइम की बात है, ऐसे मैं आपको क्लास खत्म होते ही प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और फिर भी आपको नहीं मिलती है तो आप मेरे मैसेज नंबर के ऊपर एक सिंपल सा मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, चाहे एकेडमी के नंबर पे कर दीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ प्रोवाइड मैं करवा दूंगा, एकेडमी का नंबर है उस पे बेस्ट रहेगा, वो आपको जल्दी देंगे फिर। चलिएगा इनको मैं रीराइट करवा देता हूँ, चलो। सी वुड हैव हेल्प्ड अस इफ सी हैड मनी। अब कंडीशन में ये है, पहले उसके पास पैसा होता उसके बाद मेरे को मदद करता, तो कंडीशन में आपने लिखा इफ शी हैड मनी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एज इट इज भी लिख सकते हो, जैसे मान लो ये आपके सामने लिख रखा है तो आप सबसे पहले कंडीशन में कौन सा टेंस है, एड लिख रखा ओनली, पास्ट परफेक्ट नहीं है, एड लिख रखा है पास्ट परफेक्ट नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हैव हैड हैड, पास्ट इंडिफिनिट हुआ तो हम इसको कंडीशन में पास्ट इंडिफिनिट है तो रिजल्ट में यूज करेंगे वुड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी यहां पर आप लिखोगे शी वुड हेल्प अस इफ सी हैड मनी, इफ सी हैड मनी, ये कहना बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे समझ, आगे है माई फ्रेंड वुड हैव मेट मी इफ आई आस्क्ड हिम यस्टरडे, ये कर दोगे तुम, कोई बड़ी बात नहीं है। इफ किरण क्वालिफाइड द एग्जाम इन द 2014, यहाँ पर 2014 लिख रखे क्वालिफाइड है तो हम रिजल्ट में किसका यूज करेंगे, वुड हैव ज्वाइंड नहीं, ओनली वुड ज्वाइन, क्या यूज करोगे मेरे भाई, वुड ज्वाइन, ठीक है। 4 नंबर सेंटेंस है, मेरे को ये बताओ क्या ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जल्दी बता दीजिएगा आप लोग मेरे को एक बार। हाँ भाई, मेरे को ये बता दो क्या ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, हम्म, बताइएगा एक बार। हम्म, नहीं, चलो अब अगली हेडिंग समझोगे ना। अब
मान लो मैं आपके सामने इसमें यहाँ पर लिख देता हैड क्वालिफाइड। इफ किरण हैड क्वालिफाइड द एग्जाम इन 2000 को हटा दो तो आप क्या कहते हैं, सी वुड हैव ज्वाइन द पोस्ट। यानी आप स्ट्रक्चर लिखते तो इफ प्लस में किरण के लिए आप सब्जेक्ट बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो, सब्जेक्ट प्लस में एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने कोई नई बात नहीं लिखी है, सिर्फ एक कंडीशन की जो पास्ट परफेक्ट में होती है वही आपके सामने लिखी है। तो रिजल्ट में यूज करोगे किसका, सब्जेक्ट प्लस में वुड प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये यूज करोगे। अरे हाँ और ना, अब इसका यदि आप बनाते हो वो बनाते हो इनवर्जन। मैंने एक शब्द लिखा, पढ़कर देखिएगा जरूर एक बार। मैंने क्या लिखा आपके सामने, इनवर्जन। इनवर्जन क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को उल्टा कर देना। मतलब सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लेकिन लास्ट में यूज नहीं करेंगे, किसका, क्वेश्चन मार्क। मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लेकिन लास्ट में किसका यूज नहीं करोगे, क्वेश्चन मार्क का, उसको क्या कहोगे, इनवर्जन। तो इनवर्जन में इतना याद रखना, किसका यूज नहीं करते, इफ का। सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब यानी एड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे आप लिखेंगे मेरे भाई सेम एज इट इज लिख दोगे। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब। इनवर्जन किसका बन सकता है, इंग्लिश लैंग्वेज में इनवर्जन किसी भी सेंटेंस का बन सकता है। समझ में ही बात, इनवर्जन इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी सेंटेंस का बन सकता है। तो ये कंडीशन है, पहले नोटिस करता उसके बाद में बातचीत करता। कंडीशन में पास्ट परफेक्ट है तो इसको आप ठीक लिखोगे ना, वो लिखोगे हैड आई नोटिस्ड। ये गलत नहीं है, ये आपके सामने मेरे भाई, हैड आई नोटिस्ड यू देयर, कोमा, इसके बाद में क्या लिखोगे, आई वुड हैव टॉक्ड यू, टॉक्ड टू यू। ये कहना बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि कंडीशन में पास्ट परफेक्ट है तो रिजल्ट में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, इन्वर्जन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेके चलता हूं, ये इन्वर्जन हालांकि यहाँ करवा भी रखा है। ठीक है, आप इसका इन्वर्जन करना मेरे भाई, ये इन्वर्जन मैंने करवा दिया आपका, अभी अभी करवाया इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन में किसका यूज नहीं करते आप लोग, इफ का यूज नहीं करोगे। ठीक है, बाकी एज इट इज है। इसका इन्वर्जन बनाओगे तो क्या लिखोगे, हैड सी शोल्ड हर हाउस, कॉमा लगा के क्या लिख दोगे आप, शी वुड हैव लिव्ड पीसफुली। समझ आई बात, इन्वर्जन क्या होता है, ये हो जाएगा। ठीक, अब आगे है इमेजिनेशन या हाइपोथेटिकल कंडीशन। दोनों को फिलहाल के लिए एक मान सकते हो आप, इमेजिनेशन और हाइपोथेटिकल कंडीशन। ठीक है, इमेजिनेशन और हाइपोथेटिकल कंडीशन। इमेजिन किसको करते हो आप, जो चीज आपके पास है ही नहीं उसको क्या करोगे आप, इमेजिन ही तो करोगे, है भाई। सुनो, इमेजिनेशन में क्या होगा, इफ लिखा मिलेगा। इफ चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सुनने ला मेरी बात को ध्यान से, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, हम यूज करेंगे वर का इमेजिनेशन में। जैसे मैं कहूं काश तुम एक पेड़ होते, क्या पेड़ हो, नहीं हो मेरे भाई। मैं कहूं काश मैं एक पीएम होता, मतलब इमेजिन कर रहा हूं काश ऐसा होता। काश तुम एक डॉक्टर होते, इमेजिन कर रहा हूं कि आप ऐसे होता। यदि तुम एक घोड़े होते तो तुम बहुत तेज दौड़ते, इमेजिनेशन है, तुम घोड़े होते बहुत तेज दौड़ते। यानी सब्जेक्ट से सिंगुलर हो प्लूरल हो, बी के फॉर्म पूछी जाए तो वर, लेकिन यहाँ पर इतना याद रखना, मेन वर्ब पूछी जाए तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। ये अब यहाँ पर देखोगे तो हकीकत में तो कंडीशन में पास्ट इंडिफिनिट है, रिजल्ट में यूज करेंगे सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है, आई समझ में बात। ठीक है, अब लिख रखा पहला, इफ आई एम द पीएम ऑफ इंडिया आई विल मेक गुड पॉलिसीज। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं अच्छी पॉलिसीज बनाता। पहले इमेजिन कर रहा हूं कि हूं नहीं, पहले मैं भारत का पीएम होता, उसके बाद में मैं क्या करता, अच्छी पॉलिसीज बनाता। यानी कंडीशन में यहाँ पर एम की कोई जरूरत नहीं है। इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया आई वुड मेक गुड पॉलिसीज, यू गॉट माय पॉइंट। आगे इफ सी वाज अलाइव सी विल टेक द चार्जेस। यदि वह जिंदा होती तो वो अपने चार्जेस को ले लेती। मतलब यहाँ पर वाज का कोई भी मतलब नहीं है, इसके जगह यूज करो वर। यहाँ पर विल टेक नहीं, इसकी जगह क्या लिखोगे, वुड टेक। आगे है इफ नैना वर हियर सी विल मेक सम डिसीज। पहले नैना यहाँ होती उसके बाद डिसीज बनाती, तो विल नहीं, इसकी जगह किसका यूज करोगे आप लोग,
वुड का यूज करोगे, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना आप जो पढ़ रहे हो। अब आगे जो आपके सामने लिख रखा मेरे भाई, वो लिख रखा इफ आई वर यू यू वुड नॉट हेल्प देम, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसकी मदद नहीं करता। फिर से सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसकी मदद नहीं करता, ठीक है, यही है। हाँ, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसकी मदद नहीं करता, मतलब मदद की है किसने, आपने। तो यहाँ पर आई, यू नहीं, किसका यूज करोगे, आई, ठीक है। यहाँ पर वुड कहना बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आगे लिख रखे है इफ ही वर मी, मेरे भाई क्या बताऊं मैं आपको, इसमें इसमें आप ये मान सकते हो, एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, सुनना भाई ध्यान से, थोड़ा सा हो सकता है आप पजल हो जाओ, पजल तो नहीं होगी। इफ प्लस में सब्जेक्ट वन, प्लस में लिखा मिलेगा वर, प्लस में सब्जेक्ट वन, ठीक है, कोमा, उसके बाद में सब्जेक्ट वन, उसके बाद में आप यहाँ पर लिखोगे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर देखोगे तीन सब्जेक्ट इकट्ठे होंगे, यहाँ पर जो सब्जेक्ट वन है ना, ये सब्जेक्ट टू आपका सब्जेक्ट वन है, तो यहाँ पर दोबारा से ये रिपीट हो गया सब्जेक्ट वन, होगा कि नहीं हो गया। अब इसी तरीके से आपने देखा, कुछ नहीं किया है, जो सेंटेंस नंबर 4 है ना, इसी की स्ट्रक्चर लिखी मैंने आपके सामने, देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आना चाहिए आई, यहाँ पर ही है तो ईट कहना बिल्कुल ठीक है। आगे लिख रखा है वर आई हर शी वुड मेंटेन द डिसिप्लिन, पहले आप लोग इसका बनाओगे इन्वर्जन, क्या मैंने क्या क्या बनाओगे आप लोग, इन्वर्जन। और जब इन्वर्जन बनाओगे तो इन्वर्जन में किसकी जरूरत नहीं होती, इफ की। इन्वर्जन होता क्या है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, लेकिन लास्ट में यूज नहीं करेंगे किसका, क्वेश्चन मार्क का, उसको क्या कहोगे आप, इन्वर्जन कहोगे, ठीक है। इफ यहाँ पर आप लोगों ने लिखा वर प्लस में सब्जेक्ट वन प्लस में सब्जेक्ट टू, उसके बाद में कॉमा सब्जेक्ट वन, और उसके बाद में क्या लिखोगे, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। भाई साहब यहाँ पर आकर है ना, बच्चे के दिमाग के तोते उड़ जाते हैं कि एक नहीं, यहाँ पर कितने सब्जेक्ट एक साथ हो गए, तीन सब्जेक्ट जो है ना वो एक साथ हो गए। तो इसमें आपने देखा वर आई हरनी, वर आई सी, और इसके बाद में क्या लिखोगे, आई, करेक्ट होगा, वर आई सी आई वुड मेंटेन देयर डिसिप्लिन। ये चीजें पेपर के लिए कहीं ना कहीं ट्विस्ट पैदा कर देती हैं, ध्यान रखना। बाकी काफी सवाल से लिख रखे हैं, इनको आप देख सकते हो, ठीक है। चलिएगा, प्रैक्टिस जरूर कर लेना इनकी। तीसरा पॉइंट है भाई साहब, ये और भी इंपॉर्टेंट है, ये जबरदस्त है, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, अब जो है विजिबल होगा आपको अच्छे से, ठीक है। एक बार बताना मेरे को, क्या आपको विजिबल है अच्छे से, या और जूम करने की जरूरत है भाई। अंजुम उसंसा, देयर इज ए कॉकरोच पार्टी एवरीवेयर, पता नहीं भाई, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो, पढ़ना है तो अंजुम भाई ठीक है, नहीं तो आप क्लास को छोड़ के जा सकते हो। अब इतना टाइम थोड़ी है कि आपके सामने झूठे ढोलक बजाए जाए, पढ़ो तो ठीक है यार, नहीं तो क्लास को छोड़ के जा सकते हो, ये क्लास में बकवास मत करो आप। चलो, टाइम और विच सेंटेंसेस, सुनो मेरी बात ध्यान से, एक ही पॉइंट में पूरी बात समझा देता हूँ। यदि आपके सामने शुरुआत है इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, राइट टाइम, एग्जैक्ट टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम, तो हम यूज करेंगे मेरे भाई, वो यूज करेंगे किसका, सब्जेक्ट प्लस में, सब्जेक्ट प्लस में या तो बी की फॉर्म पूछी जाए तो वर, नहीं तो यूज करेंगे किसका, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का। किसका यूज करेंगे मेरे भाई, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे इट इज टाइम से शुरुआत है, कंप्लीट वर्ब लगानी है, तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड, क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। आगे लिख रखा है इट इज टाइम राखी ब्लैंक बी इन हर ऑफिस, इट इज हाई टाइम लिख रखा है, इस समय तक राखी अपने ऑफिस में होती, इसका मतलब राखी अपने ऑफिस में है ही नहीं, ये भी तो इमेजिनेशन है। और इमेजिनेशन हुई तो आपने यहाँ पर बी की फॉर्म में क्या लगा दिया, वर लगा दिया, भले ही राखी लिखा हो, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वर। आगे इट इज द राइट मोमेंट दे ब्लैंक सेल देयर हाउस, इट इज द राइट मोमेंट लिख रखा है, सेल नहीं, इसकी जगह क्या लिखोगे, शोल्ड। इट इज द सेकंड टाइम सी ब्लैंक कंप्लीट, वह दूसरी बार लेट आई, और दूसरी बार लेट आई तो इमेजिनेशन तो नहीं हो सकती मेरे भाई, इमेजिनेशन नहीं हो सकती। अब यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से, यदि आपके सामने इट इज ऑर्डिनल, ऑर्डिनल क्या होते हैं, जो क्रम को बताते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या आपके सामने सुपरलेटिव डिग्री लिखी मिले, जैसे जिसके लास्ट में ई एस टी आई ई एस टी, स्टार्टिंग में मोस्ट या लिस्ट होगा, सुपरलेटिव डिग्री कहेंगे, सुपरलेटिव डिग्री कहेंगे।
और इनके पहले यदि प्रेजेंट का टाइम है, मैंने क्या कहा, यदि इनके पहले कौन सा टाइम है, दूसरे कलर से लिख दूं क्या यहाँ पे, यदि इनके पहले प्रेजेंट का टाइम है तो आगे यूज करेंगे किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। और इनके पहले यदि पास्ट का टाइम है तो आगे हम यूज करेंगे किसका, पास्ट परफेक्ट का। मैंने क्या कहा, इट इज ऑर्डिनल या इट इज सुपरलेटिव डिग्री, टाइम ऐड कर सकते हो। इनके पहले प्रेजेंट का टाइम है तो आगे प्रेजेंट परफेक्ट, इनके पहले पास्ट का टाइम है तो आगे पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। इट इज द सेकंड टाइम, सेकंड जो है वो एक न्यूमेरल का काम कर रहा है, तो हम इसके पहले प्रेजेंट का टाइम लिखा मिला तो एज कम, क्या हो जाएगा, हैज कम। लेकिन यहाँ वाज कर देता तो क्या होता आंसर, एड कम। इट वॉज द बेस्ट मोमेंट, राज विलिंग स्पीक द ट्रूथ, बेस्ट कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव। इसके पहले पास्ट का टाइम लिखा मिला तो आगे पास्ट परफेक्ट यानी हैड कम, कहना बिल्कुल ठीक है। अब इसमें इतना ध्यान रखना, यदि आई विश से स्टार्टिंग मिली, किससे मिले मेरे भाई, आई विश, आई विश की जगह आप लिखना चाहो तो हो सकता है मेरे भाई वुड दैट से स्टार्टिंग मिले, वुड दैट नहीं तो हो सकता है ही प्रीटेंड्स से स्टार्टिंग लिखे मिले, प्रीटेंड्स, ठीक है, सी प्रीटेंड्स हो सकते हैं। सब्जेक्ट चेंज होगा तो वर्ब चेंज होगी, आई विश से स्टार्टिंग होगी, बी के फॉर्म पूछी जाए तो वर्ब नहीं तो मेन वर्ब पूछी जाए तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ क्या है, सब्जेक्ट चेंज हुआ, आई होता तो विश, श्रेया तो विशेज, विशेज लिखा मिला तो इमेजिनेशन हुई, मेन वर्ब पूछी गई है तो विन की क्या हो जाएगी, वॉन। आगे है यही बात यदि मैं आई विस्ट, दे विस्ट, ही विस्ट लिख देता तो आगे पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। यहाँ पर देखोगे ना तो ये मोर पास्ट की बात कर रहे हैं और मोर पास्ट की बात कर रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, हैड विजिटेड, क्या हो जाएगा मेरे भाई, हैड विजिटेड। इट इज टाइम माई फ्रेंड ब्लैंक गिव मनी, इट इज टाइम के बाद में माई फ्रेंड सब्जेक्ट लिख रखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या बताओ, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी गिव, कहना बिल्कुल ठीक है। अब आगे है आपके सामने, इट इज टाइम आई ब्लैंक शट द शॉप, ठीक है। अब इट इज टाइम, यहां पर है ना ये आई नहीं होगा, ठीक है, यहां पर आई नहीं होगा, ध्यान रखना। अब ऊपर सभी में आपने देखा होगा, मैं ब्लू कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं, ऊपर सभी में देखा होगा सब्जेक्ट लिखा, देखो ईच एंड एवरी सेंटेंस में जो ब्लू कलर से अंडरलाइन किया, सभी में सेंटेंस, क्या इसमें सेंटेंस तो है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, क्या इसमें कोई सब्जेक्ट है, आपने कहा सर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। और सब्जेक्ट नहीं हो, जितनी भी कहानी आपने पढ़ी है इसको नोट कर लेना स्टार लगा के, इसको मैं बता रहा हूं, इट इज टाइम से शुरुआत हो, इट इज हाई टाइम, राइट टाइम, एग्जैक्ट टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम, कुछ भी हो, और इनके बाद में यदि सब्जेक्ट ना हो, क्या ना हो, सब्जेक्ट ना हो, तो आगे आंसर होगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इट इज टाइम के बाद में सब्जेक्ट नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, टू सट, क्या हो जाएगा, टू सट, SHUT। ये तुम 10-11 कर लोगे, 12 को भी कर लोगे। 13 में देखो, इट इज टाइम फॉर देम। अब एक बात बताओ, फॉर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, क्या लास्ट के सेंटेंस में, क्या लास्ट के सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट है, आपने कहा गुरुदेव नहीं है, और नहीं है तो मेरे भाई क्या हो जाएगा आंसर, टू टेक, क्या हो जाएगा, टू टेक हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई, बताओ बात, अरे आई कि नहीं आई। चलो आगे और घुमाता हूं आपको थोड़ा सा, ये अदर कंडीशंस है। यदि कंडीशन में, ये मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, इतना घुमाएगा नहीं पेपर से, तो फिर भी आप समझ लो इनको, पता नहीं कहाँ पेपर में क्वेश्चन फंस जाए। हम्म वीर सर जिंदाबाद, एक बच्चा लिख रहा है, अरे वाह भाई वाह। आगे है अदर कंडीशनल सेंटेंसेस। हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि कंडीशन में यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट हो तो रिजल्ट में फ्यूचर इंडिफिनिट यूज करते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना मेरे भाई, यदि आपके सामने कंडीशन में यूनिवर्सल ट्रूथ हो, क्या हो मेरे भाई, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो यहाँ पर फ्यूचर इंडिफिनिट नहीं, किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट का। यूनिवर्सल ट्रूथ कितने तरीके से बताते हो ये हमने पढ़ी थी। जैसे सेंटेंस नंबर, इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू ऑफिस, पहले बारिश होगी उसके बाद में ऑफिस नहीं जाऊंगा, तो ये कंडीशन है, कंडीशन के पहले इफ, ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो इसको आप फ्यूचर इंडिफिनिट में लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे जैसे हैं आपके सामने, इसे में इफ यू बर्न वुड इट बिकम्स कार्बन, ये देखो एक बार, ठीक है, ये देखो,
बर्न को क्या करोगे आप, मतलब वुड को बर्न करोगे तो कंडीशन है धुआं निकलेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इट बिकम्स प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक है, जो आपने पढ़ा। यदि परमिशन की बात है तो रिजल्ट में कैन या मे का यूज कर सकते हैं, सजेशन तो शुड या मस्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग इसमें, वो डिपेंड करता है। जैसे सेंटेंस नंबर 2 है, इफ यू नीड माई कार यू विल टेक इट, यदि आपको मेरी कार की जरूरत पड़े तो आप ले जाना, तो विल टेक नहीं, इसकी जगह क्या लिखोगे, कैन टेक। अब अगला देखोगे, इफ सी फीवर सी विल कंसल्ट ए डॉक्टर, यदि उसको बुखार है तो विल नहीं, इसके जगह यूज करेंगे किसका, मस्ट का, ठीक है। ये पैटर्न और देख लेना, एग्जांपल्स लिख रखे हैं, जैसे इफ वी बॉयल वाटर इट वेपोरेट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एग्जांपल है इसके फ्यूचर इंडेफिनिट के, रीराइट कर लेना, इफ यू हैव एनी डाउट टेल मी, कंडीशन में इफ और इन केस, इनको और समझा देता हूं। देखो, कुछ मदद मैं करूंगा, कुछ हिम्मत तुम लगाओगे ना, तब जाके पेपर के नजदीक पहुंचोगी, ठीक है। ये नहीं कि विद इन 1 मिनट आप चीजें सीख जाओ, नहीं मेरे भाई। आगे है इफ वर्सेस इन केस, इफ जो है वो कंडीशन को बताता है, और इन केस हमेशा इंग्लिश में क्या करता है, अलर्ट करता है, ठीक है। जैसे इफ में पहली कंडीशन बताई जाती है, बाद में रिजल्ट। यदि आज बारिश होती है, ये जो मैंने निशान लगाया समझना, यदि आज बारिश होती है तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, पहले बारिश होगी उसके बाद कहा नहीं जाऊंगा, ऑफिस में। इन केस इट रेन्स आई विल टेक द अम्ब्रेला, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए हम छाता ले लेते हैं, मैंने क्या कहा, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए हम छाता ले लेते हैं। इसका मतलब इसमें इन केस जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कर रहा है, अलर्ट कर रहे हैं, पहले छाता ले होगे और फिर उसके बाद में कहीं बारिश ना हो जाए, समझ रहे हो ना मेरी बात को, बारिश ना हो जाए, यही है मेन इंपोर्टेंस, ठीक है। ये आप इनको रिवाइज कर लेना, देख लीजिए। आगे है आपके सामने इफ वर्सेस सपोज, सुनना भाई ध्यान से, कंडीशन रिजल्ट लिखा मिले तो उसके पहले इफ का यूज करेंगे, सपोज का यूज कहां पर करेंगे, इस पॉइंट को मैं आपको क्लियर कर देता हूं 1 सेकंड में। जहां सपोज का यूज होगा ना, वहां पर लास्ट में क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क, क्या लिखा मिलेगा, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो है तो सपोज लगा दो, क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इफ का यूज कर दो, ठीक है। जैसे सपोज इफ सी कम, एक बात और याद रखना, सपोज और इफ दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो सपोज को हटा दो, इसमें क्वेश्चन मार्क है तो सपोज कहना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सपोज सी कम्स लेट व्हाट विल यू डू। एक बात और मैं आपको बताऊं, सपोज जो है ना, ये इंग्लिश लैंग्वेज में ओपिनियन को जानने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, क्या जानने के लिए, ओपिनियन। आगे जो है नेक्स्ट उसको देख लेते हैं, ठीक है, 4 नंबर, अनटिल और अनलेस, ये कैसे काम करेंगे, चलिएगा सुनो मेरी बात। इफ और नोट को मर्ज करते हो तो क्या बनेगा, अनलेस। अनलेस जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में टाइम को बताता है, टिल के साथ नोट लगाओगे, अनटिल, अनटिल जो है अनटिल टाइम को बताता है। सुनना मेरी बात को ध्यान से, मैंने क्या कहा, हो जा भाई, हाँ। इफ और नॉट अनलेस जो है ये कंडीशन को बताता है, और टिल के साथ में नोट लगा दिया, अनटिल ये टाइम को बताएगा। नोट मर्ज कर दिया तो इन अनलेस और अनटिल के साथ में किसका यूज नहीं करते, नोट का, किसका यूज नहीं करते, नोट का, ठीक है। जैसे इफ राखी वर्क्स हार्ड शी विल क्वालिफाई द एग्जाम, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। इसका आपने नेगेटिव बनाया, इसका आपने नेगेटिव बनाया, तो आप नेगेटिव बनाओगे तो आपने देखा नोट और इफ मर्ज करके क्या बना दोगे, यहाँ पर अनलेस। जैसे ही अनलेस लिखा, डज का कोई भी मतलब नहीं, कोमा लगा के प्रोसीड कर दोगे, यानी करेक्ट सेंटेंस जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, अनलेस। और उसके बाद में क्या लिखोगे मेरे भाई, आप यहाँ पर राखी, डज नॉट तो हटा ही दिया तो इसकी जगह लिखोगे वर्क्स हार्ड, वर्क्स हार्ड, सी विल नॉट क्वालिफाई, सी विल नॉट क्वालिफाई, क्वालिफाई द एग्जाम, ये कहना बिल्कुल ठीक रहेगा, समझ में आई बात, ठीक है। जैसे एक सवाल और लिखो मैं आपके सामने, वेट हियर टिल आई डू नॉट कम, आई डू नॉट कम, इसको करना मेरे भाई ठीक, एक बार ठीक करना जो मैंने आपके सामने लिखा। आपने देखा टिल हटाओ, नोट हटाओ, इसकी जगह क्या लिखोगे, अनटिल। जैसे ही आपने नोट को हटाया तो डू का भी कोई मतलब नहीं, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, वेट हियर टिल, वेट हियर अंटिल आई कम, ये कहना बिल्कुल ठीक हो जाएगा, समझ आई बात, ठीक है। चलो
आगे और लेके चलता हूँ आपको इसमें नेक्स्ट। इसमें दो वर्ड लिख रखे हैं, ठीक है, ये एज सुन एज, और आगे जो है आपके सामने वो है मेरे भाई एज लॉन्ग एज। कुछ चीजें आपको एडवांस लेवल की भी सिखानी जरूरी होती हैं। आ जाओ, देखो एज सुन एज जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में बताता है इमीडिएट टाइम को। किसको बताएगा? इमीडिएट टाइम को। एज लॉन्ग एज बताता है ड्यूरेशन को। मैं कहूं आपके सामने, तुम पढ़ते रहो मैं पढ़ाता रहूंगा, सेंटेंस नंबर एक। मैंने क्या कहा? तुम पढ़ते रहो मैं पढ़ाता रहूंगा, सेंटेंस नंबर एक। एक मैं कहूं, जैसे ही क्लास खत्म होती है मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा, सेंटेंस नंबर दो। तो इमीडिएट एक्शन कौन से में हुआ कि जैसे ही क्लास खत्म होती है मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा, एज सुन एज। तुम पढ़ते रहो मैं पढ़ाता रहूंगा, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन हो तो क्या हो जाएगा? एज लॉन्ग एज हो जाएगा। यानी एज सुन एज द सिग्नल टर्न्स ही विल स्टार्ट द कार, ठीक है। अब जैसे ही सिग्नल जो टर्न होगा, कार स्टार्ट हो जाएगी, इमीडिएट एक्शन हुआ, तो एज सुन एज कहना बिल्कुल ठीक है। एज लॉन्ग एज ही गेट्स सैलरी ही विल वर्क हियर, ठीक है, वो यहाँ पर काम करता रहेगा, उसको सैलरी मिलती रहेगी, तो एज लॉन्ग एज कहना भी ठीक है, ठीक है। देख लेना इन दोनों को, ये गलत नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल है। आगे है पैरेलल एक्शन, भाई साहब ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। लास्ट का है, फिर कंडीशनल को भी अपन कंप्लीट कर देंगे। मैंने कहा था ना कि आपके दो तीन टॉपिक है उनको निपटा के जाएंगे, ठीक है। टेंस कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन टैग पढ़ लिया, कंडीशनल को निपटा देंगे आगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने साथ देना पड़ेगा तब जाके बात बनेगी। ऐसे नहीं कि आपसे मैं कोई कमेंट पूछूं आप रिप्लाई ही ना दे पाओ, फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई साहब। हम्म। हाँ, हो सकता है सेंटेंस ठीक हो, जरूरी थोड़ी गलत हो। 1 मिनट के लिए कमेंट में आ जाओ, 1 मिनट बातचीत करेंगे, फिर एक 5 से 7 मिनट का खेलो रहता है, इसको कंप्लीट कर देंगे। आ जाओ जल्दी से एक बार बच्चे। कौन कौन कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मेरे को बताएंगे आप एक बार। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार करीबन 1.5 घंटा हो गया है पढ़ाते हुए, तो 1 मिनट आपसे बातचीत कर लेनी चाहिए। हम्म, ठीक है। हाँ, लास्ट का है, पूरा हो जाएगा फिर। कहाँ कहाँ से आप अपनी क्लास को देख रहे हैं, टेल में, फिर अपन पढ़ेंगे आगे। एक ये भी बता दो, अगला टॉपिक कौन सा करोगे आप लोग? वॉइस नरेशन मॉडल बताओ। बताना भाई, वॉइस नरेशन और मॉडल कौन सा टॉपिक करूंगा अगला? नहीं बताओगे? चलो, अपने अकॉर्डिंग करवा दो सर। बात तो ठीक है बच्चे की। चलो, पैरेलल एक्शन, इसी को आप बोलना चाहो तो इंग्लिश लैंग्वेज में साइमल्टेनियस एक्शन में बोलते हो। एक तो व्हेन, एक व्हाइल। व्हेन का यूज, व्हाइल का यूज। व्हाइल का यूज कब करेंगे? जब दोनों एक्शन में कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। मैंने क्या कहा? व्हाइल का कहां पर यूज करोगे? जब दोनों एक्शन में कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। और व्हेन का कब करेंगे? जब दोनों में इंडिफिनिट या दूसरे में कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट होगा। आई समझ बात? जैसे व्हाइल जो है, इट वाज रेनिंग, इसमें भी कॉन्टिन्यूअस है, इसमें भी कॉन्टिन्यूअस है, तो व्हाइल कहना बिल्कुल ठीक है। इसमें भी कॉन्टिन्यूअस है, इसमें भी कॉन्टिन्यूअस है,
तो ये वाइल क्या ना, ठीक है, यानी वाइल का तब यूज करेंगे जब दोनों एक्शन में कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। दोनों में इंडिफिनिट है, एक में कॉन्टिन्यूअस है, चुपचाप वैन लगा दो। इसमें इंडिफिनिट है, चुपचाप क्या लगा देंगे, वैन लगा देंगे। लेकिन एक बात याद रखना, मेरी बात को समझना ध्यान से, कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, हम्म, जैसे मैं कहूं आपके सामने, एक तो कंडीशन कभी फ्यूचर में नहीं हो सकती, ठीक है। कैसे, सुनो ध्यान से। जैसे मैं कहूं आपके सामने, यदि आपके सामने इफ, आपके सामने इन केस, या आपके सामने एज, शोन एज, या आपके सामने एज लॉन्ग एज, या आपके सामने प्रोवाइडेड दैट, या आपके सामने सपोज लिखा मिले, या आपके सामने मेरे भाई जो हमने पढ़ा बिफोर आफ्टर लिखा मिले, या इसी तरीके से मेरे भाई ये पॉइंट और याद रखना कि इसमें अनटिल या अनलेस लिखा मिले, तो इनके साथ में हम कभी भी यूज नहीं करेंगे किसका, विल का, यूज नहीं करेंगे किसका, शेल का, और यूज नहीं करेंगे किसका, वुड का। यानी इन शब्दों का यूज हम नहीं करते इनके साथ, क्योंकि कंडीशन जो है वो कभी फ्यूचर में हो ही नहीं सकती। सर थोड़ा सा साइड हो जाओ, दिख नहीं रहा। बिल्कुल 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ, एक बार देख लो, ठीक है। फिर अपन क्लास को प्रोसीड कर देंगे आगे नेक्स्ट एरिया की तरफ। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहो तो डॉक्टर अमित एकेडमी इंग्लिश जो है वो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, फाइल वहीं मिलेगी आपको, चलिएगा। बिल्कुल इनके साथ विल, शेल और वुड का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आ जाओ, ये करवाई दी है आपके। तो कंडीशनल जो है वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक टॉपिक और है आर्टिकल, ये कल करवाएंगे आपका। कहो तो निपटवा दे, एग्री हो? सर आज टाइम हो चुका है, ठीक है, कल करवा देंगे इनको, ठीक है। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन करना चाहो इंग्लिश का, तो आप डॉक्टर अमित एकेडमी इंग्लिश ज्वाइन कर सकते हैं। और बैच के बारे में कौन एक बच्चा पूछ रहा था, तो डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी डिटेल्स है, वो देख सकते हो। ये क्लासेस फ्री हैं, इनका कोई पैसा नहीं है आप लोगों के लिए। तो ठीक है, थैंक यू एवरीवन क्लास को अटेंड करने के लिए। मिलते हैं अपन अपनी कल की क्लास में। थैंक यू एवरीवन।